भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। लास्ट में रुइया कॉलेज के बच्चों की आवाज़ आई। थैंक यू रुइया कॉलेज को, जहाँ पर आज मेरा एग्ज़ाम सेंटर हुआ करता था और एग्ज़ाम देने आने के टाइम जहाँ डर लगता था, आज उस रुइया कॉलेज पर मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए सबसे पहले रुइया कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद और विद्या की इस भूमि को प्रणाम। आगे रुइया कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डिग्निटरीज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको नमस्कार करता हूँ। एनएसएस और एनसीसी के बच्चों को देखने के बाद 9वीं 10वीं के खुद के स्काउट और 11वीं 12वीं के दौर का एनसीसी और ग्रेजुएशन के समय में किया हुआ एनएसएस, सब दौर ऐसा आंखों के सामने से एक बार फिर गुजर गया। ऐसा लगा कि कभी हम भी उस कुर्सी पर बैठकर सुना करते थे और आज ऐसे लग रहा है कि आप सब में मिलकर बैठकर किसी और का सुनने को सौभाग्य प्राप्त होता तो और मज़ा आता। सबसे पहले आज के टॉपिक पर बात करते हैं। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है यूथ, जेन-ज़ी, संविधान और संविधान में या डेमोक्रेसी में कहे तो यूथ का योगदान क्या हो सकता है, आज के यूथ की क्षमता क्या है और आज का यूथ क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। हम सब मिलकर इन 4 विषयों पर बात करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेन-ज़ी शब्द आज पिछले 4-5 साल के दौर में हमने बहुत सुना। शायद इसका कारण कोरोना के वक्त की बीमारी के समय के बाद जेन-ज़ी शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आया, चलन में आया, सुनने को मिला, समझने को मिला। क्या आप सबने इस विषय के बारे में सोचा कि जेन-ज़ी शब्द कहाँ से आया या जेन-ज़ी शब्द के बारे में सुनने को कहाँ से मिला? तो जेन-ज़ी सिर्फ ये नहीं है कि 1997 से 2012 तक जो बच्चे बर्थ लिए या जो जिन्होंने जन्म लिया वो जेन-ज़ी कहलाते हैं। मेरे मायने में जेन-ज़ी वो लोग हैं, जेन-ज़ी का अर्थ है जनरेशन ज़ूम, जिन्होंने इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग किया हो, वो जनरेशन जेड या जेन-ज़ी मानी जाती है। तो मेरे मायने में वो यूथ जो इंटरनेट के माध्यम से, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो तकनीकी अलग-अलग विभिन्न तकनीकी के माध्यम से समाज में, देश में, राष्ट्र में या अपने आस-पास के क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं, वो जेन-ज़ी के रूप में जाने जाते हैं। आज जेन-ज़ी, हमने जेन-ज़ी शब्द सुनने के बाद एक अपने मन में एक बात आती है कि जेन-ज़ी का मतलब क्या? तो जेन-ज़ी मतलब ये नहीं कि रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम पर या स्नैपचैट पर की गई अपलोड तस्वीर को सुबह उठने के बाद इसलिए चेक करना है आप या आप अपने जिस किसी प्रियतम तक उस तस्वीर या उस स्टोरी को पहुंचाना चाहते थे, क्या उसने देखी या नहीं देखी, या वो स्टोरी जो आप इसलिए अपलोड किए थे रात को सोने के पहले झगड़े करने के बाद सवेरे किसी को बताना चाहते थे, उसने देखी या नहीं देखी। आज हमारे पास, हम युवा के तौर पर हमारे पास फेसबुक पर लगभग 5000 फ्रेंड और सोशल मीडिया, अन्य अन्य सोशल मीडिया पर, कहीं इंस्टाग्राम पे किसी के 2500 3000 मित्र तो जरूर हैं, पर घर पर छोटी सी डांट खाने के बाद, कॉलेज में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के बाद, प्रिंसिपल के कुछ कहने के बाद, छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी अटैक अटैक की बात करने वाले हम जनरेशन वहाँ पहुँच चुके हैं। अगर हमारे पास 5000 मित्र हैं, 2500 फॉलोअर्स हैं, तो क्या हमारी छोटी बातों को साझा करने के लिए कोई नहीं है? आज के युवा को यहाँ सोचने की ज़रूरत है, हमको इन विषयों पर सोचने की ज़रूरत है। अगर बात जनरेशन जेड की करें तो जनरेशन जेड रील की दुनिया में दौड़ता हुआ रंगीन सपने देख रहा है। उसको लगता है कि रील पर दिखाई गई रियलिटी ही ट्रूथ है, पर रील और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। हम युवा के तौर पर रीडिंग की दुनिया से बाहर निकल चुके हैं और रील की दुनिया के अंदर चले जा रहे हैं। रील की दुनिया रंगीन तो लगती है, पर उतनी ही संगीन और गंभीर है।
किताब पर या बुक पर लिखे सफ़ेद पन्ने पर काली स्याही आने वाले भविष्य को ज़रूर उज्जवल कर सकती है, आपके आने वाले भविष्य को ज़रूर रंगीन कर सकती है, पर रील में दिखाया हुआ रंगीन सपना शायद आपके भविष्य को अंधकार की ओर ले जा सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि दिखाया गया रील मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि रील के देखने का समय मत निकालो, पर हमको अपने रीडिंग की दुनिया के लिए ज़रूर वक्त निकालने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि रीडिंग किताब के पन्ने से ही की जाए। आज के दौर में रीडिंग करने के लिए आप अपने फ़ोन का उपयोग, अपने टैबलेट का फ़ोन का उपयोग भी कर सकते हैं। पर फ़ोन का उपयोग सिर्फ सोशल मीडिया का यूज़ के लिए किए जाना उतना ही गलत है। आज सोशल मीडिया का उपयोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जनरेशन ज़ेड या जनरेशन जी या हम युवा रियलिटी के बीच में जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, ट्रुथ को जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो ज्ञान हमारे सामने परोसा जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से जो चीज़ें हमारे सामने रख दी जा रही हैं, हम उसको ही रियलिटी मानकर चल रहे हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि रियलिटी वो नहीं, रियलिटी वो है जो कॉलेज की लाइब्रेरी में एक किताब में लिखा हुआ, एक पन्ने पर छिपा हुआ सच है, जिसको युद्ध होकर हम सबको खोज कर उसको निकालने की ज़रूरत है और समाज के अंदर लाने की ज़रूरत है कि जो हमें बताया गया असली सच वो नहीं, असली सच वो है जो पन्ने के अंदर छिपा हुआ है। हमें ये सब जानने की ज़रूरत है। हम युवा के तौर पर एक जंजीर में जकड़े हुए हैं, जंजीर में बंधे हुए हैं। वो बंधे इसलिए हुए हैं कि बचपन से हमें जो बताया गया, समाज में, घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच, क्लासेस में, कॉलेज में हमको जो बताया गया, हमारी क्षमता जो हमको दिखाई गई, हम उतना ही जानते हैं। अगर हमको किसी को बताया गया कि तू ये कर सकता है, तू ये नहीं कर सकता, तेरी क्षमता ये है, तेरी क्षमता ये नहीं है, तू अच्छा दिखता है, तू अच्छा नहीं दिखता है, जो एक हमने अपने अंदर एक इमेजिनेशन बना ली है, वो जंजीर को तोड़कर अगर हम बाहर निकलेंगे तभी कुछ नया कर गुजरने की क्षमता रख सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मैं आपको इसके बीच की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आप सब में से अरुणिमा सिन्हा को कितने लोग जानते हैं? ये कुछ बच्चे अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं, पर अरुणिमा सिन्हा जैसे प्रेरणादायी युवाओं को हम सबको जानने की ज़रूरत है। मैं आपको अरुणिमा सिन्हा की छोटी सी कहानी बताता हूँ। अरुणिमा सिन्हा एक बिटिया लखनऊ से दिल्ली के लिए परीक्षा देने के लिए निकलती है। रात को 11 बजे लखनऊ से एक ट्रेन पकड़ती है दिल्ली जाने के लिए, और ट्रेन में बैठने के बाद रात को 2 बजे कुछ नपुंसक, कुछ चोर लुटेरे उस बिटिया के साथ अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। ऐसा न कर पाने के बाद वो बिटिया ट्रेन से उस बिटिया को फेंक दिया जाता है। जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमारी विफलता यहाँ भी है कि चलती ट्रेन में हमारे देश की बिटिया 21वीं शताब्दी में भी सुरक्षित नहीं है। तब हमें सोचने की ज़रूरत है। रात को 2 बजे जब बिटिया को ट्रेन से फेंक दिया गया, पटरी पर उसके एक पैर कट गए, रात भर एक तरफ से ट्रेन आती रही, एक तरफ से ट्रेन जाती रही। रात भर उस बिटिया को देखने वाला कोई नहीं था, पूरे शरीर का उसके खून सूख चुका था। पर मेरा राष्ट्र, मेरा देश उतना ही भावनिक भी है। जब सुबह एक चरवाहा अपनी गाय लेकर पटरी क्रॉस करता हुआ उस बिटिया को देखता है, तो वो सबसे पहले अपनी गाय छोड़कर उस बिटिया को अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए एक पैर काट दिए। पर बिटिया अभी सांस लेना नहीं छोड़ी थी और शायद पैर कटने के साथ वो नए जन्म लेने के लिए तैयार थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, पर वो किसी भी प्रकार के होश में नहीं थी। 6 घंटे लगातार कोमा में रहने के बाद जब वो आंखें खोलती है, आंखें खोलने के बाद पहली सांस लेती है, तो वो सिर्फ इतना कहती है कि अगर भगवान ने मुझे बचाया है तो शायद कोई इतिहास रचने के लिए ही बचाया होगा। वो कहती है अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो शायद कोई नया इतिहास रचने के लिए ही जिंदा रखा है।
अस्पताल से निकलने के बाद बिटिया कभी नहीं रुकती। निरंतर दिन रात प्रयत्न करने के बाद वर्ष 2013 में वो भारत के माउंट एवरेस्ट पर की सबसे ऊंची शिखर चोटी पर चढ़कर इतिहास रच देती है। और इतने पर ही नहीं रुकती, लगातार एक के बाद एक सभी शिखर पर चढ़ते हुए अंत में वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया की विंसज माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर दुनिया की सबसे पहली विकलांग या अपंग महिला बनती है, जो दुनिया के सभी ऊंची चोटियों पर चढ़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करती है। हमें तब समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। एक दृढ़ संकल्प अगर आपके अंदर हो तो शायद आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। पर इसके लिए जो बचपन में जंजीर बांधी गई कि आप नहीं कर सकते, उस जंजीर को तोड़ने की ज़रूरत है। हमको उस जंजीर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज हम बात डेमोक्रेसी के कर रहे हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र सुनने में बड़ा आसान लगता है, सुनने में बड़ा मज़ेदार शब्द लगता है। अगर मैं यहाँ पर बात करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दो कोट रख दूँ, गांधीवाद के दो शब्द बता दूँ, मार्टिन लूथर और इन सब के दो दो शब्द रख दूँ, तो ऐसा लगता है कि विषय बड़ा गंभीर है। पर लोकतंत्र की बात करते हुए हमें शुरुआत अपने बेसिक से करनी होगी। शुरुआत वहाँ से करनी होगी, अपने घर के अंदर से करनी होगी। क्या हमने कभी सोचा है कि लोकतंत्र में जब ब्रो चलो कहीं घूम के आते हैं और गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए चॉकलेट का पैकेट नीचे फेंक देते हैं, तो उस बारे में कभी सोचा कि इस गंदगी को साफ कौन करेगा? लोकतंत्र बड़े बेसिक से शुरू होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि घर में गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग किया या नहीं किया। नगर निकाय के ऊपर इल्ज़ाम मढ़ने के पहले क्या आपके घर का सूखा कचरा और गीला कचरा अलग हो चुका है या नहीं अलग हो चुका? इस विषय में बात करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र की बात हम जब करते हैं, ऐसे अवसर पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या भारत का संविधान सिर्फ मैं से शुरू होता है? हमारे देश की खूबसूरती ही है कि भारत का संविधान मैं से नहीं हम से शुरू होता है। भारत का लोकतंत्र मैं से नहीं हम से शुरू होता है। जहाँ पर जब आप मतदान करने के लिए निकलते हैं तो सिर्फ मैं का अगर विचार छोड़कर हम, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे देश की बात अगर सोचकर किसी को मतदान करें तो जाति, धर्म और चीज़ों से बाहर आकर मतदान करेंगे। आपकी ज़रूरत क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है, इसके अलावा अगर हम ये सोचकर मतदान करें कि हम जिसको मतदान देने जा रहे हैं वो मेरे समाज का, मेरे नगर का, मेरे ग्राम का विकास किस तरह से करेगा, तब जाकर हमारे देश का विकास हो सकता है, तब जाकर हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि आज का युवा कुछ कर नहीं रहा है। आज का युवा नए नए इतिहास रचने में विश्वास रखता है, नई नई चीज़ों को स्थापित करने में विश्वास करता है। आज भारत स्टार्टअप कैपिटल से लेकर डेटा जनरेटिव स्टेट की तरफ मुड़ रहा है। आज भारत नए नए तकनीकी के सहारे से विश्व भर में इतिहास रच रहा है। और अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो युवा, अगर हम बात करें ओयो, अगर हम बात करें ज़ीरोधा जो सबसे ज़्यादा फंडिंग के साथ चल रहा है, अगर हम बात करें बायजूस, अगर हम बात करें, ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो युवाओं ने शुरू किया है। जो इसमें से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद विफल हो गए होंगे, पर उन्होंने नए तरीके से शुरुआत की और आज जाकर भारत में नए नए स्टार्टअप्स रच रहे हैं। अगर मैं इसके साथ आपको बात करूं कि अगर इसके साथ मैं आपके बात करूं कि स्टार्टअप्स के साथ साथ अगर मैं आपको बात करूं तो लोकतंत्र में विश्वास रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जब आप कहते हैं भारत मैं नहीं, भारत पेपर पे खींची हुई एक लकीर है, पन्ने पे बनाया हुआ एक मैप है, पर ऐसा नहीं है। भारत मतलब 140 करोड़ देशवासियों का भारत है। भारत मतलब हम सब का भारत है। भारत का मतलब 1/140 मैं भारत हूँ, 1/140 आप भारत हैं, और इतना मिलाकर तब जाकर एक भारत बनता है। भारत को अगर जब सोचते हैं आप, तो भारत का मतलब जब दुनिया का एक बेटा वसुधैव कुटुंबकम का नाम देकर स्वामी विवेकानंद कहलाता है, तब भारत बनता है। भारत तब बनता है जब
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पोखरन में इतिहास रचते हैं। रामेश्वरम का एक मल्लाह का बेटा जो उत्तराखंड की पहाड़ी पर जाकर अपने आप को समाप्त कर देना चाहता था, वो पोखरन जैसा इतिहास रच दे, तब जाकर भारत बनता है। भारत तब बनता है जब एक भारत का बेटा विश्व पटल पर जाकर अपनी भाषा में संवाद करके आता है और वो जाकर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहलाता है। भारत तब बनता है जब गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने के बाद अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक खड़े व्यक्ति का विकास के बारे में सोचा जाता है, तब जाकर भारत बनता है। ऐसे नए भारत के निर्माण के लिए आप हम अगर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तब जाकर नया भारत निकल कर आएगा। मैं अपने इसी शब्दों के साथ अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने मित्र सुनील से गुजारिश करूँगा कि आकर अपने शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।